हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ होंगे, उम्मीद करते हैं। और आपका हाल कैसा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया करके पढ़ना शुरू कर दें। अभी तक हम उन कारणों को देखे हैं जिन कारणों में हमें ये पता चला है कि कैसे लोगों के अंदर गुस्सा आया। ठीक है। अब अगर गैस का सिलेंडर घर में है, वो लीक कर रहा है, ठीक है, तो लीक होना एक कारण है घर में आग लगने की, लेकिन सबसे बड़ा कारण वो है जहाँ से वो एक चिंगारी मिली जिससे आग भड़कना शुरू की। ठीक है। वैसे ही ये हम कारण पढ़ने जा रहे हैं किनके बारे में, इमीडिएट कॉजेस के बारे में। ठीक है। इमीडिएट कॉजेस। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। सबसे पहला क्या हुआ? इंट्रोडक्शन किनका? एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। In 1856, the British authorized decide to replace the old-fashioned musket called the brown brush by the new Enfield rifles. क्या हुआ कि 1856 में एक बदलाव आया अंग्रेजी शासनों के द्वारा, और कहा गया कि वो जो पुरानी राइफल्स इस्तेमाल की जा रही है, पुरानी बंदूक, जिन ओल्ड फैशन जो बंदूकें हैं जिन्हें ब्राउन बेस कहा जाता है, उसको बदल करके अब एक नई बंदूक रिलीज की जाएगी, लाई जाएगी, एनफील्ड राइफल्स। ठीक है। द लोडिंग प्रोसेस ऑफ एनफील्ड राइफल इन्वॉल्व्स द bringing the cartridge to the mouth and biting off the top greased paper with the teeth। क्या है कि जब बंदूक में गोली डालने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि उसमें आपको वो बंदूक में लगी हुई जो पीछे लेदर की, जो क्या कहते हैं, लेदर का आपका कवरिंग है, उसे मुंह से हटाना पड़ता था। ठीक है। तो अब सीधी बात, दांतों से पकड़ रहे हैं तो मुंह से ही टोटा रहे हैं। इन जनवरी 1857, 1857 की शुरुआत में, देयर वाज अ र्यूमर। अब ये अंग्रेजों द्वारा कहा गया है र्यूमर है, यहाँ के लोग उसे कहते नहीं, ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि किताब भी जो जिन लोगों ने लिखा होगा वो अंग्रेजों ने लिखा है, ठीक है, इसलिए र्यूमर लिखा है। देयर वाज अ र्यूमर इन द बंगाल रेजिमेंट। एक खबर फैली बंगाल रेजिमेंट में, ठीक है, बटालियन वहाँ ग्रुप में। क्या फैली? दैट द ग्रीस्ड कार्ट्रिज हैड द फैट ऑफ काऊ और पिग। कि जो बंदूक में जो गोलियां डालने में आप जो कवरिंग हटाते हैं, वो कवरिंग बनी किससे है? कवरिंग बनी हुई है फैट से, मांस से। किसके मांस से? काऊ और पिग के, गाय और सुअर के। अब आपको पता है गाय पूजी जाती है हिंदुओं में, और मुस्लिमों में सुअर का नाम भी लेना हराम माना जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों धर्म के लोग जो कि सेना से जुड़े हुए थे वो बहुत आहत हुए इस तरह की चीजों को सुन करके। The sepoys were now convinced that the introduction of greased cartridge was to deliberate move to defile Hindu and Muslim religion, as cow is sacred to Hindus and the pig is taboo to Muslims। अब ये कहीं ना कहीं सिपाही मानने लगे थे, ये इसीलिए जानबूझ के किया गया है कि हमारे धर्म के प्रति जो हमारी समर्पण है, हमारा प्रेम है, और जो हमारा रिस्पेक्ट है, उसको खत्म करने के लिए इसे किया गया है। क्योंकि हिंदुओं में गाय को पूजा जाता है और मुस्लिमों में सुअर हराम है। ठीक है। ठीक है। चलिए। So both the Hindu and the Muslim soldiers refused to use these cartridges and stayed an uprising when they are forced to use them। तो जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे उनने मना कर दिया इन बंदूकों को, इन नई बंदूकों का इस्तेमाल करने के लिए, इन गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए। और जब उन्हें फोर्स किया गया तो उसका अपोज करने लगे, इसके खिलाफ खड़े होने लगे, और कहीं ना कहीं एक अपराइजिंग क्रिएट हो गई किसके खिलाफ?
इन बंदूकों के खिलाफ एक अपराइजिंग शुरू होने लगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अपराइजिंग शुरू हो गई कि हाँ ये बंदूकें हम नहीं यूज करेंगे। फिर बिगिनिंग ऑफ अपराइजिंग, कि विरोध प्रदर्शन या विरोध 1857 का शुरू कैसे हुआ। ऑन February 26, 1857, फरवरी 26 1857 को द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बाहर कहाँ गया बेरहमपुर in Bengal refused to accept the cartridges given to them. The regiment was disbanded as a warning to the other regiments. 26 फरवरी 1857 को एक ग्रुप ने, सोल्जर्स के ग्रुप ने बंदूकों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। तो जैसे कि आपके क्लास में अगर कोई बच्चा टीचर से सवाल पूछ ले तो उससे 2 सवाल पूछ करके टीचर उसे दबा करके बाहर कर देता था। ठीक है, जिससे बाकी बच्चे डर जाए, सवाल ना पूछे, बल्कि ये बच्चे जानते नहीं सवाल पूछना आपका अधिकार है, आपको सवाल पूछने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और अगर सब पूछना शुरू कर देंगे तो टीचर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन जब वहां पे ऐसा किया गया कि हाँ एक ग्रुप को हटा दिया गया, ठीक है, उनको निकाल दिया गया, जिससे क्या हो सके, एक मैसेज जा सके सभी के बीच में कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। The sepoys feared loss of their caste and religion if they accept the greased cartridge. As a result of Mangal Pandey, a sepoy led an attack on the adjutant of 34th Native Infantry at Barak on March 29, 1857. Mangal Pandey was executed after a court martial for his fellow sepoys. He became the martyr. क्या है कि मंगल पांडे या फिर आप जो भी उस समय पे जो भी सोल्जर्स थे उनको खतरा था या डर था कि अगर हम इन कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हैं, बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपने धर्म से हाथ धोना पड़ेगा, हमें जात से निकाल दिया जाएगा, लोग हमें हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मंगल पांडे ने अपोज किया और कहीं ना कहीं उनने अटैक कर दिया, किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। कब, मार्च डेट आई एम नॉट, आई डोंट थिंक सो डेट इज मेंशन, नहीं मेंशन नहीं, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। और वो कहीं ना कहीं किसके लिए शहीद बन गए, उनके साथी जो सोल्जर्स थे उनके लिए वो शहीद के रूप में उनको दर्जा मिल गया। ठीक है, तो और गुस्सा उनके सोल्जर्स के बीच में आने लगा। मेन इवेंट्स, मुख्य क्या चीजें हुई थी। इवेंट्स एट मेरठ, न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन बंगाल इज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। ये जंगलों में आग फैलती वैसे ये खबर फैल गई, जो बंगाल में जो कुछ भी हुआ था, ठीक है, वो बहुत तेजी से फैल रहा था, पूरे हर जगह उसकी न्यूज पहुंच रही थी। ऑन May 9 को 85 सिपाहीज रिफ्यूज टू टच द कार्टेज ऑन द परेड ग्राउंड। 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया, सिपाहियों ने मना कर दिया बंदूकों को छूने से परेड ग्राउंड में। दे वर सेंटेंस्ड टू 10 year rigorous imprisonment. On May 10, all the sepoys at Meerut rushed to the jail and set free their commanders and our convicts. उन 85 सोल्जर्स को 10 साल की सजा सुना दी गई और उन्हीं को छुड़ाने के लिए सिपाही जो है मेरठ के कहाँ गए, जेल गए और उनको और अपने साथियों को सबको छुड़वा दिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अपोज शुरू हो गया, कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर गुस्सा था अब वो निकलना धीरे धीरे शुरू हो गया। इवेंट एट दिल्ली, द सोल्जर फ्रॉम मेरठ केम टू दिल्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग।
जो सोल्जर मेरठ में ये सब कुछ कर रहे थे वो अगले दिन सुबह कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। दे वेयर ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री। दे साइज्ड द सिटी एंड प्रोक्लेम द एज मुगल एम्परर बहादुर शाह द एम्परर ऑफ इंडिया। फिर वो कहाँ पहुंच गए, वहाँ के लोकल इन्फेंट्री, वहाँ के लोगों, उनके सेनाओं के साथ जुड़े, वहाँ के जो लोकल इंडियन सिपॉइस थे उनके साथ जुड़े। और बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल जिन्हें हमने कहा, उनको क्या है अपना रूलर घोषित कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया, कहाँ का, इंडिया का। ही वॉज कोर्स्ड to write the letter to all the chief and the rulers of India, urging them to organize the Confederacy of Indian state to fight against the British regime। और बहादुर शाह जफर को ये प्रेशराइज किया गया कि वो सभी रूलर्स जो हैं, जो भी बच गए हैं या फिर जो भी किस अंग्रेजों को अपोज में हो, सब एक साथ आ जाए और कहीं ना कहीं एक साथ आकर के किसके खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और कहीं ना कहीं इंडियन स्टेट को इंडिपेंडेंट करा सके ब्रिटिश रूल से। इन द प्रोसेस द ब्रिटिश लॉस्ट दिल्ली। मैंने पहले बताया था कि आपको, इससे पहले ही कुछ रीजंस में ये भी एक रीजन था कि दिल्ली, इलाहाबाद ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स थे जहां पर अंग्रेजी सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट बहुत कम थी तो बहुत ज्यादा ही कम थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं जल्दी से दिल्ली के ऊपर कैप्चर कर पाए। इंडियंस बहुत जल्दी कैप्चर कर लिए, इंडियन सोल्जर्स सिपाही कैप्चर कर ली। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके कारण से अंग्रेजों के पास से, अंग्रेजों के हाथों से क्या छिन गया, दिल्ली छिन गया। ठीक है, सर जॉन निकोलस सराउंडेड दिल्ली एंड आफ्टर 4 months ऑफ अटैक कैप्चर दिल्ली। सर जॉन निकोलस ने क्या किया कि दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और लगभग करीब 4 महीने की लड़ाई के बाद फिर से दिल्ली पे कब्जा अपना बना पाए, दोबारा से फिर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर पाए। कौन? अंग्रेज। फिर क्या हुआ? द ओल्ड एम्परर बहादुर शाह वॉज फाउंड गिल्टी टू एडिंग द मूवमेंट। और जो एम्परर थे बहादुर शाह को ये माना गया कहीं ना कहीं, इन्हीं ये कन्विक्ट पाए गए, गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए। एज अ पनिशमेंट हिज 2 sons वेयर शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ हिम। और इसके परिणाम स्वरूप उनको सजा मिली, उनके दोनों बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। He was sentenced to life imprisonment and deported to Yangon in Myanmar, where he died in 1862। और उनको सजा मिली आजीवन कारावास, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया कहाँ, म्यांमार की जेल में, और 1862 में जाकर के उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। इवेंट एट लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ? बेगम बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध। बेगम हजरत महल जो कि बेगम थी किनकी? नवाब के, अवध के नवाब की बेगम थी, इसीलिए आप क्या कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। लेट द अपराइजिंग एट लखनऊ ऑन May 30, 1857। उनने कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन शुरू किया, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, May 30, 1857 को। द सिटी वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन March 1858। फिर से दोबारा कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया 1858 में, मार्च में फिर से कैप्चर कर लिया। ठीक है, बेगम हजरत महल फ्लेड टूवर्ड्स द नेपाल फ्रंटियर। और बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ गायब हो गई, भाग गई। इवेंट्स एट कानपुर। कानपुर में क्या हुआ? नाना साहब लेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एट कानपुर। नाना साहब स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरू कर दिए थे, विरोध शुरू कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। द ब्रिटिश सरेंडर्ड इन जून 1857। अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया था कब? जून 1857 में। अ लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिशमैन, बहुत सारे अंग्रेज महिलाएं और बच्चे, वेयर कैप्चर्ड बाय द इन्फोर्टिएट मॉब, भीड़ के द्वारा उनको पकड़ा गया था। द ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहब इन दिसंबर 1857।
और अंग्रेजों ने दिसंबर 1857 में नाना साहब को हरा दिया। नाना साहब फ्लेड टुवर्ड नेपाल, नाना साहब नेपाल की तरफ भाग गए। हिज जनरल टाटा टोपे एस्केप टू कालपी, उनके जो जनरल थे तात्या टोपे वो किस तरफ चले गए, कालपी की तरफ चले गए। इवेंट्स इन द सेंट्रल इंडिया, झांसी एंड ग्वालियर। इंडिया में क्या हुआ, सेंट्रल इंडिया में क्या हुआ, झांसी और ग्वालियर में क्या हुआ, ये देखते हैं। द बैटल बिगेन एट झांसी अर्ली इन जून 1857। झांसी में भी युद्ध शुरू हुआ जून 1857 में। सर ह्यूज रोज laid siege to the fortress of Jhansi in March 1858. Rani Lakshmi Bai resisted, but Jhansi was captured by the British when traitors opened the gate of the fortress for them. The Rani escaped from the fort on the night of April 4, 1858, to join the Tata Tope at Kalpi. The Rani died fighting the British on June 17, 1858 at Gwalior. Tata Tope was betrayed by the Gwalior chief Man Singh and was hanged on April 18, 1859. रानी लक्ष्मीबाई कहीं ना कहीं वहां से भाग गई महल छोड़ करके। जब कहीं ना कहीं महल के अंदर किसकी एंट्री होने लगी, अंग्रेजों की एंट्री होने लगी। और कहीं ना कहीं फिर उसके साथ तात्या टोपे के साथ मिल करके ग्वालियर में युद्ध लड़ा इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं उन्हीं के लड़ते लड़ते युद्ध उनकी मृत्यु हो गई, शहादत का दर्जा मिला उन्हें, लोगों ने उन्हें शहीद बताया। फिर क्या हुआ, दूसरे स्टेट में देखते हैं। अदर स्टेट्स एट बरेली, खान बहादुर एज descendant of the former ruler of Rohilkhand to command of the movement. खान बहादुर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला हुआ था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। कहीं ना कहीं एक आक्रोश यहाँ पे भी देखने को मिला, ठीक है, एक विरोधाभास यहाँ भी देखने को मिला। इन बिहार द स्ट्रगल वाज लेड बाय द कुंवर सिंह, द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। बिहार में जो मोर्चा था वो एक जमींदार ने संभाल के रखा हुआ था, कुंवर सिंह के द्वारा। He had been deprived of his state by the British. उनको अपने राज से निकाल दिया गया था, उनकी सारी पावर छीन ली गई थी, ठीक है। फिर एट फैजाबाद, फैजाबाद द लीडरशिप was taken by the Maulvi Ahmadullah, who aroused the Muslims community against the British rule. फैजाबाद में जो है जो लीडरशिप दिखाई थी अहमदुल्लाह ने, इसके कारण से उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ा। किस जो उनकी लीडरशिप थी, पावर से सारे छीन लिए गए, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स मींस कि डे बाय डे या ईयर बाय ईयर या डेट बाय डेट देखें, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, फरवरी 26 फरवरी 1857, 26 फरवरी 1857 में अनरेस्ट अमंग द सोल्जर्स एट बरहामपुर, बंगाल। बंगाल में बहरमपुर में सोल्जर्स गुस्सा थे या अपोज में थे, किसके, अंग्रेजों के। किसके लिए, वो एनफील्ड राइफल्स के लिए, ठीक है। फिर मार्च 29 1857, मार्च 29 1857, रिजेंटमेंट बाय मंगल पांडे एट बैरकपुर। क्या है कि अपोज हुआ कहीं ना कहीं, और सोल्जर्स, अंग्रेजी सोल्जर्स को मारा गया, किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। फिर May 9, 1857,
resentment by 85 sepoys of the 3rd cavalry of at Meerut। अभी परेड ग्राउंड में जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ, वहां पे सोल्जर्स ने अपोज किया, ठीक है, सोल्जर्स अपोज में खड़े हो गए, कहीं ना कहीं वो अपोज किए। कैसे अपोज किए, सिंपल सी बात है, वो अपोज इस तरह से किए कि वो बंदूकों को छूने से ही मना कर दिए, ठीक है। इस कारण 85 सोल्जर्स को निकाल दिया गया, ठीक है। May 10, 1857, the sepoys at Meerut broke out openly against the British and headed toward Delhi। मई 10 1857 को जो सिपाही थे वो पूरी तरह से विरोध में आ गए अंग्रेजों के, अपने साथियों को छुड़ाए और दिल्ली की तरफ निकल गए। फिर मई 11 to 30, 1857, 11 से लेकर 30 तक के बीच में क्या हुआ, आउटब्रेक इन दिल्ली हुआ, फिरोजपुर, बॉम्बे, बरेली, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, लखनऊ। द मुगल एम्परर प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब फिर क्या है, इन सभी इलाकों में जो है कहीं ना कहीं आउटब्रेक हुआ, लोग अंग्रेजों के खिलाफ आए और कहीं ना कहीं एम्परर के रूप में किसे अपनाया गया, आपके मुगल रूलर जो थे बहादुर शाह जफर को। जून 1857, अपराइजिंग एट ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद। अब कहाँ पे लोग खिलाफ में गए, किस में गए, जून में। जून में हुआ ग्वालियर में हुआ, भरतपुर में हुआ, झांसी में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, फैजाबाद में हुआ। अगस्त में कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ, सावगर में हुआ, झेलम में हुआ, सियालकोट में हुआ, इन सभी जगहों पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सितंबर 1857 में क्या हुआ, रिकैप्चर किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, दिल्ली में दोबारा फिर से कब्जा हो गया। फिर उसके बाद नवंबर 1857, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश एट कानपुर, कानपुर में अंग्रेज हार गए, सरेंडर कर दिया। फिर 8 दिसंबर हो गया, उसके बाद फिर क्या है, दिसंबर 1857 में विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश एट कानपुर। दिसंबर में क्या हुआ, 1857 में अंग्रेज जीत गए कानपुर में और टाटा टोपे भाग गए। मार्च 1858 में क्या हुआ, रिकैप्चर एट ऑफ लखनऊ बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा फिर से कैप्चर किया गया, कहा लखनऊ पे कब्जा हुआ। फिर अप्रैल 1858 में क्या हुआ, वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश एट झांसी, अपराइजिंग इन बिहार बाय कुंवर सिंह। क्या हुआ, विक्ट्री हो गई किसकी, अंग्रेजों की, विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एट झांसी, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या है कहीं ना कहीं जीत हासिल की, कहाँ पे, झांसी में। और अपराइजिंग कहाँ शुरू हुआ, बिहार में, किसके द्वारा, कुंवर सिंह के द्वारा। जून 17, 1858 को क्या हुआ, डेथ ऑफ रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। जुलाई टू दिसंबर 1858 में क्या हुआ, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया, फिर से जहां जहां पे अपराइजिंग हुआ था फिर से वहां पे अंग्रेजी हुकूमत स्टेब्लिश किया गया। अप्रैल 1859, टाटा टोपे कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ। अप्रैल 1859 में टाटा टोपे पकड़ में आ गए और उनको फांसी की सजा हुई, उनको फांसी मिली, ठीक है। बंगाल, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, सेवरल पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ईस्ट पंजाब रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। अब ये वो सारे इलाके बताए जा रहे हैं जहां जहां पे लोग किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इन सेवरल स्टेट्स in India, the British ruler remained loyal to the British government, but their soldiers rose against the British। कई ऐसे स्टेट्स भी थे जहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट किसके लिए लॉयल थी, ठीक है। कई स्टेट्स ऐसे भी थे जो कि लॉयल थे, किसके लिए, अंग्रेजी गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, बने हुए थे, लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे वो कहीं ना कहीं किसके खिलाफ चले गए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चले गए। In the most of these places, common people rose up in arms and fought with their axes and spears, bows and arrows। इसमें इसमें एक खास चीज ये पाई गई, इसमें आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। उनने कुल्हाड़ी से, ठीक है,
और जो उनके पास हथियार थे, बो एरो, धनुष बाण, इन सभी चीजों का भी उपयोग करके कहीं ना कहीं अपराइजिंग में पार्ट लिया था। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहला वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का, उससे क्या फर्क पड़ा इंडिया में वो देखते हैं। ठीक है, इवन though the uprising of 1857 was suppressed, it shook the British rule in India to its very foundation. It brought about the far-reaching effect of Indian social political life. These were कहीं ना कहीं अपराइजिंग एक साथ तो नहीं हुआ था, अलग अलग हुआ था, ठीक है, लेकिन तभी भी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी इस अपराइजिंग ने, इस विरोध प्रदर्शन ने। एंड ऑफ कंपनीज रूल, क्या क्या चेंजेस हुए, बुनियादी ढांचे में क्या बदलाव हुए, आइए देखते हैं। कंपनी रूल का समापन हुआ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट of the uprising of 1857 was the end of the rule of East India Company and assumption of government of India directly by the crown. सबसे मुख्य बदलाव में ये बदलाव था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी वो खत्म होकर के अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश की महारानी है, जो अंग्रेजों की महारानी है, उनके द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाएगा। किसके ऊपर? कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया के ऊपर। ठीक है, दिस वॉज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 विच हैड फॉलोइंग प्रोविजंस, जो कि हुआ कैसे, एक एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि कुछ इसमें क्या बदलाव लाए गए हैं वो आप देखते हैं। पहला, इट ट्रांसफर द पावर टू द गवर्नमेंट गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसमें क्या हुआ, पावर ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहाँ पे रूलिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं होगी, किसकी होगी? ब्रिटिश क्राउन की होगी, वहां के अंग्रेजों के द्वारा होगी, वहां की महारानी के द्वारा होगी, और वहां से रूलिंग की जाएगी। फिर while the authority over India was earlier in the hand of directors of the company and the board of control, now the power was exercised by the Secretary of India for India, added by a council. The Secretary of State was a member of British cabinet and was responsible to the Parliament. Thus, the ultimate power over India remained with the British Parliament. अब कहीं ना कहीं जो अभी तक था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो रूलर्स, कंपनी जो हेड थे, वो कहीं ना कहीं रूल करते थे यहाँ पे इंडिया में। अब उसके बजाय जो है यहाँ पे एक काउंसिल बनाई जाएगी, उसका हेड होगा जो यहाँ पे रूल करेगा, और एक तरह से अगर हम कहें तो वो हेड होगा जो रूल करेगा, और वो हेड ही मेंबर होगा कहाँ का? वो मेंबर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो इनडायरेक्टली हम कह दें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ही रूल करेगी कहाँ पर? इंडिया में। और वो जो हेड है वहाँ का इंडिया का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, और सारे चीजें यहाँ पे जो भी हो रही हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वो सब किसको जाके बताएगा, किसको जाके रिपोर्ट करेगा? वो करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो अब हम कहें तो इनडायरेक्टली है ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है, फिर the Secretary of State was to be assigned by the 15 member Indian Council. 7 of them were to be elected by the Court of Directorates. तो अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? The Secretary of State was to be assigned by the 15 members of Indian Council. अब यहाँ पे इंडिया में एक काउंसिल बनेगी जिसमें 15 मेंबर होंगे, और वही डिसाइड करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा। 7 of them were elected by the court of director and the rest 8 members were be appointed by the crown.
ठीक है, 7 मेंबर जो है यहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे, कोर्ट डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट करेंगे, और बाकी का 8 जो है अंग्रेजी हुकूमत एक तरह से कह सकते हैं या फिर महारानी अपॉइंट करेंगी। Of those, more than half of the member were to be the person who had served or resided in India for at least 10 years. इसमें ऐसे मेंबर होंगे जो कि लगभग कम से कम 10 सालों तक यहाँ पर रूल कर चुके हैं, 10 सालों तक यहाँ पर काम कर चुके हैं इंडिया में, वही इस इन 15 मेंबर्स में होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सैलरी एंड अलाउंस वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी स्टेट जो होंगे और उनका जो सर्विस सैलरी होगी, अलाउंस होगा, वो सारा कुछ इंडिया में जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके द्वारा दिया जाएगा। एक्चुअली द गवर्नेंस वाज टू बी कैरीड ऑन as before the Governor General, who was also given the title of Viceroy or Crown's personal representative. Lord Canning was the first Viceroy under this Act. अब ऐसे गवर्नर जैसे गवर्नर जनरल होते थे, उनको टाइटल मिलता था वॉइसरॉय का, और कहीं ना कहीं वो क्राउन्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वैसे ही कुछ गवर्नमेंट चलेगी। अपॉइंटमेंट जो पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिन, ठीक है, पहला वॉइसरॉय है इस एक्ट के तहत। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस वेयर टू बी मेड बाय ओपन कंपटीशन अंडर द रूल्स मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, और जो इंटरफेरेंस किसी भी गवर्नमेंट का नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन क्या है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स हो पूछते रहिए। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।